आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये फिजिक्स है, थोड़ा समझते हैं कि क्या इंटायरली कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास कोई एक मेटल का कंडक्टर है और उसको आप किसी सोर्स से नहीं कनेक्ट किए हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करता है। जब वो फ्रीली मूव करेगा तो आपके अंदर एक सवाल हो सकता है ये कि इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा है। तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका कोई एक पार्टिकुलर फिक्स नहीं डायरेक्शन है। इसके कारण इसका एवरेज वेलोसिटी यदि आप कैलकुलेट करिएगा तो ऑन एन एवरेज वेलोसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका क्या वैल्यू होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेटल का कंडक्टर बनाते हैं। इस मेटल के कंडक्टर को हम क्या करते हैं, किसी सोर्स या सप्लाई से कनेक्ट नहीं करते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सेटअप की बात नहीं करते हैं। तब क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो जिग-जैग मोशन में रैंडमली इस तरह से मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसके पीछे रीज़न है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी के कारण ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और इसका यदि हम एवरेज कैलकुलेट करें तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, यू एवरेज की बात करें तो यू एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब आप बैटरी या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की सेटअप की बात नहीं करते हैं। ज़्यादा इसके डिटेल में जाते हैं। अब बात करते हैं कि अपने पास एक कंडक्टर लेते हैं और कंडक्टर को हम क्या करते हैं, एक सप्लाई चेन से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब हम लोगों ने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं V। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से जिग-जैग मोशन में अभी भी मूव करता है। बट क्या होता है, बैटरी कनेक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाता है। तो सिर्फ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं कंडक्टर के अंदर, इनके बीच में आयंस वायंस भी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, आयंस को नॉक करता है, मतलब आयंस के साथ स्ट्राइकिंग खेलता है। तो हम कुछ ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शन देखिएगा, कुछ आयंस ड्रॉ करते हैं। हम कुछ आयंस बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करता है, आयंस को जा करके स्ट्राइक करता है। जब वो स्ट्राइक करता है तो क्या होता है कि वो जो अपना वेलोसिटी गेन करता है, जब टकराता है तो वो फिर से अपनी वेलोसिटी को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स चला, यहाँ टकराया, यहाँ टकराने के बाद यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पहुँचा, यहाँ के बाद यहाँ पहुँचा, यहाँ के बाद यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँचा। तो ये फ्रिक्वेंटली कोलाइड करते रहता है, आयंस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉलिजन्स होते रहते हैं। जब ये कॉलिजन होता है तो इसके दरमियान एक बात कही जाती है कि ये यहाँ से जब चला और यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे ये वेलोसिटी को गेन किया और यहाँ जा कर के ऑलमोस्ट वेलोसिटी इसका ड्रॉप हो गया, फिर अगेन गेन किया, फिर ड्रॉप हुआ, फिर अगेन किया, ड्रॉप हुआ। ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ किए हैं कि द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन ए मेटालिक कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसमें यदि ड्रिफ्टिंग हो रही है तो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण हो रही है। दूसरा है बात है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ऑन एन एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, इतना आप क्लियर विजन के साथ काम कर सकते हैं। अब रहा कि ये तो चीज़ें ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें पता है कि इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे। तो मेरे को पता है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो सेटअप हुआ है वो क्या सेटअप हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। तो फोर्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू E लिख सकते हैं। हम चाहें तो फोर्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, -E इंटू E। अब मेरे को पता है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ma बराबर क्या हो जाएगा, -E डिवाइड बाई कैपिटल E। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -E डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही आप बैटरी सेटअप कर दिएगा तो उसमें कुछ फोर्स वर्स एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होना शुरू करेगा, बट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेलरेट तो होता है बट जाके आयंस को स्ट्राइक कर देता है। हर टाइम वो वेलोसिटी गेन करता है, लॉस करता है, वेलोसिटी गेन करता है, लॉस करता है। तो उस पूरे वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरिफाई करके रखिएगा।
अब मेरे को पता है कि कैनेमेटिक्स से फार्मूला में पढ़ाया गया था v बराबर u प्लस ए इंटू टी। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट है तो वी डी बराबर क्या लिखेंगे, u प्लस ए इंटू रिलैक्सेशन टाइम। इस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम या मीन टाइम या एवरेज टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, u आपका क्या होगा, क्योंकि आप जब बैटरी सेटअप नहीं किए थे उस समय जो आपका इनिशियली ऑन एन एवरेज वेलोसिटी था वो क्या था, पूरा ज़ीरो था। तो वी डी यहाँ पे u ज़ीरो हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा माइनस ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि आपको किसी को बताना हो तो ये यूज़ कीजिए फार्मूला, वी डी बराबर माइनस ई बाई रिलैक्सेशन टाइम। इस टॉक को हम क्या बोलते हैं, इस टॉक को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, या और इसको हम मीन टाइम भी बोलते हैं, मीन टाइम भी बोलते हैं बिटवीन कॉलिजन, ठीक है। इसको मीन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम, एनसीईआरटी के अंदर इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। बेसिकली इसको मीन टाइम या एवरेज टाइम भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ कॉलिजन हुआ तो फर्स्ट कॉलिजन का टाइम, सेकंड कॉलिजन, थर्ड कॉलिजन, फोर्थ, बहुत सारे एन कॉलिजन्स हो रहे हैं, उनके टाइम्स को यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो T1 प्लस T2 प्लस T3 टू Tn डिवाइड बाई एन करिए तो ऑन एन एवरेज टाइम ही बात करते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली आपका क्या होता है, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको ही हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। दूसरा हेडिंग है कि क्या रिलेशन हो सकता है करंट और ड्रिफ्ट के बीच में। तो एक हेडिंग है रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन से सवाल और न्यूमेरिकल्स लेवल पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेगा। तो आप मानो कि आपने एक मेटल का कंडक्टर लिया है, एक बार एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़िएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ में उसने भी बहुत अच्छे से किताब को लिखा है। एक मेटल का कंडक्टर बनाया गया है, उसको एक हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर लिया या एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ठीक है, इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब सेटअप होगा तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप कर लिया, ठीक है। ठीक है, ये मेटल का कंडक्टर है। तो सवाल ये है कि इसमें यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सवाल का आंसर कर सकते हैं हम लोग, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको हम एक और सबसे जानते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, मतलब जब भी आप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है तो वो एन है, ठीक है। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई कि यूनिट वॉल्यूम्स में कितना है करके। अभी सवाल है कि ये जो एल लेंथ का कंडक्टर है, पूरे कंडक्टर का जो लेंथ है एल है, तो सवाल है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर। तो n इंटू वॉल्यूम, तो n तो n है और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब है कि इसमें टोटल चार्ज कितना मूव कर रहा है, तो टोटल चार्ज कितना कंटेंट हो रहा है इसके अंदर। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, तो एन ए एल, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है आपको
इलेक्ट्रॉन से, ई से, ठीक है ना। अब कहता है कि टोटल चार्ज हो गया, आपको करंट चाहिए, तो आई इक्वल टू क्या पढ़ते हो आप, क्यू बाई टी। तो आपको ये पता करना होगा कि इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक जाने में कितना टाइम लगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो लेंथ बाय वेलोसिटी। सब लोगों को पता है टाइम बराबर क्या होता है, लेंथ बाय वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सा होने वाला है, ड्रिफ्ट वाला होने वाला है। तो हम यूज़ करेंगे आई इक्वल टू क्यू, क्यू के जगह क्यू ही लिखते हैं बाई टी, क्यू के जगह हम अब लिखते हैं एन ए एल ई, और टाइम क्या हो जाएगा, एल डिवाइड बाई वी डी। तो यहाँ से एल और एल कट जाएगा, तो आई का वैल्यू क्या बचेगा, तो आई का वैल्यू बचेगा एन ई ए वी डी। तो ये करंट का डायरेक्शन हो जाए, मतलब ये करंट का वैल्यू हो जाएगा किसके टर्म्स में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, आई एन ई वी डी। मतलब करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वी डी होगा। ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मूव करता है। दूसरा सवाल होगा कि पूरे कंडक्टर्स में एल लेंथ का जो पूरा कंडक्टर्स है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तीसरा सवाल होगा कि टोटल चार्ज कितना मूव करेगा, इस टोटल चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। और आई इक्वल टू क्यू बाई टी बेसिक फार्मूला यूज़ करके आप डील कर सकते हैं। तीसरा है कि इसके अंदर हमें एक और चीज़ समझा ही लें हम लोग, क्योंकि ये टॉपिक हम डील कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं करंट डेंसिटी की बात करते हैं। बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है और बहुत डिटेल में मूव ऑन हम भी नहीं करेंगे, बस हमें जो इसके बेसिक्स आइडियाज़ चाहिए वो जानने देते हैं। करंट डेंसिटी को जे से करते हैं, जे बराबर होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी को कह सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया। अब आप जैसे ही आप अभी पढ़े हैं तो बढ़े क्या है, आई बराबर एन ई ए वी डी पढ़े हैं, हाँ या ना। तो अभी जे इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एन ई ए वी डी डिवाइड बाई ए। इसमें से क्या हो जाएगा, ए वाला टर्म कट जाएगा, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, एन ई वी डी हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी के टर्म में यदि आप फार्मूला देखने जा रहे हो तो ये करंट डेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा। अब आप देखो कि जे बराबर जब आप निकाले हो तो क्या निकाले हो, एन ई वी डी, यही निकाले हो। आप पढ़े हो जस्ट अभी वी डी बराबर क्या पढ़े हो, ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम, अभी जस्ट ये फार्मूला पढ़े हो। अब आप क्या करते हो, जे बराबर लिखते हो क्या हो, एन ई और वी डी के जगह क्या यूज़ करोगे, वी डी के जगह यूज़ करोगे ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो अभी जे बराबर क्या हो जाएगा, तो जे बराबर हो जाएगा एन ई स्क्वायर ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट के साथ एक रिलेशन मिल जाए तो ये हो सकता है, ठीक है। ये बेसिक। अब ये एक चीज़ जानिए है कि कहीं कहीं करंट डेंसिटीज़ को नॉन यूनिफॉर्म स्टेजेस में लिखना होता है, तो हम यूज़ करते हैं आई इक्वल टू, एक क्लोज इंटरवल मत यूज़ करो, ठीक है, जे डॉट डी ए, ठीक है ना, जे डॉट डी ए यूज़ करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्टेज में ये लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो मेरे को पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, तो पता है कि ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये फीचर्स को आप याद रख सकते हो कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो करंट डेंसिटी के टर्म में करंट पर यूनिट एरिया बोल सकते हो, ठीक है ना। नॉर्मली इसको बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड होके पढ़ोगे तो कॉम्प्लिकेशन आएगा, बट नॉर्मली करंट का क्या रिलेशन है ये सब के साथ पढ़ोगे तो फिर ज़्यादा मैथमेटिकली अप्रोच करोगे तो ज़्यादा टेंशन आउट नहीं होगे, ठीक है। तो आज के लिए जो भी हम आइडियाज़ दिए हैं, ड्रिफ्ट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट, ये तीन जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है, ये आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको फील आएगा कि ये टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस आउट किया गया है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया है। आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो कोई एवरेज वेलोसिटी है, विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गेट ड्रिफ्टेड होते हैं इन द मेटालिक कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिक अप्रोच को आप लेकर के मूव कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू।